हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपको कहानियाँ पसंद आ रही होंगी। और अगर कहानियाँ आपको पसंद आ रही है यार, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कहानी आखिर तक सुनें। चलिए पढ़ते हैं, कहानी को आगे की तरफ लेकर चलेंगे। कमरज़्ज़मा और बदौरा की कहानी, भाग 9। उसने कमरज़्ज़मा को एक सरदार को सौंपा और कहा कि इसे नहला धुलाकर ठीक तरह के कपड़े पहनाओ और कल सुबह मेरे पास लाओ। दूसरे दिन जब कमरज़्ज़मा को उसके पास भेजा गया तो बदौरा ने कप्तान और व्यापारियों को सारा माल वापस कर दिया और साथ ही कप्तान को सामान, वस्त्र और 2500 रुपये का पारितोषिक भी दिया। उसने कमरज़्ज़मा को भी एक उच्च राजपद दिया और हमेशा उसे अपने साथ रखने लगी। कमरज़्ज़मा बिल्कुल न पहचान सका कि यही उसकी पत्नी है और उसे अपने कृपालु स्वामी की तरह मानता रहा। एक रात को बदौरा ने उसे यंत्रयुक्त मणि दिखाकर कहा, तुम तो बहुत सी विद्याएं जानते हो, इसे देखकर बताओ कि ये क्या चीज़ है और इसे अपने पास रखने का फल श्रेष्ठ होगा या नेष्ट। कमरज़्ज़मा को वो यंत्र देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे इस जगह कैसे आ गया। उसने कहा, मेरे मालिक, ये चीज़ बहुत ही अशुभ है। ये पहले मेरे हाथ आई और इसके कारण मुझ पर बड़ी बड़ी मुसीबतें आई और इसने लगभग अधमुआ कर दिया। इसी के कारण मेरी पत्नी मुझसे छूट गई, जिसके वियोग में मैं रात दिन तड़पता रहता हूँ। अगर आपको पूरी कहानी सुनाऊं तो आपको भी मुझ पर दया आएगी। बदौरा ने कहा, तुम्हारी कहानी को विस्तार पूर्वक बाद में सुना जाएगा। अभी तुम कुछ देर यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो, मुझे कुछ देर के लिए विशेष काम है। ये कहकर वे अंदर वाले कमरे में चली गई। वहाँ जाकर उसने रानियों जैसे वस्त्र पहने और कमर में वही पटका बांधा जिसमें से खोलकर कमरज़्ज़मा उसका बटुआ ले गया और फिर से बटुए में से यंत्र खचित मणि को निकाल कर देखने लगा, जिसके बाद पक्षी उसे ले भाग गया। कमरज़्ज़मा ने इस वेश में अपनी पत्नी को पहचान लिया और दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह कहने लगा, यहाँ के युवराज की सेवा मुझे कितनी फली कि इतने समय बाद मैं अपनी प्राण प्रिय से मिल सका हूँ। बदौरा हंसकर कहने लगी, युवराज को भूल जाओ, वे तुम्हें अब दिखाई न देगा क्योंकि मैं ही युवराज बनी हुई थी। ये कहने के बाद उसने कमरज़्ज़मा से बिछुड़ने के दिन से लेकर उस दिन तक का पूरा हाल सुना दिया। कमरज़्ज़मा ने भी विस्तार से बताया कि उस दिन से लेकर यहाँ आने तक मुझ पर क्या बीती। इसके बाद वे दोनों पलंग पर जाकर आराम से एक दूसरे की बाहों में निद्रामग्न हो गए। सुबह बदौरा ने नहा धोकर जनानी पोशाक पहनी और अवनी के बादशाह को अपने महल में बुला भेजा। बादशाह को अपने दामाद के बजाय एक सुंदरी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, बेटी, तुम कौन हो और मेरा दामाद कहाँ गया है। बदौरा मुस्कुराकर बोली, पृथ्वीनाथ, मैं कल तक आपका दामाद और इस राज्य का युवराज थी। आज मैं चीन के बादशाह की बेटी हल्दान देश के राजकुमार की पत्नी हूँ। आप कृपया धैर्यपूर्वक मेरा वृतांत सुनिए, जो बड़ा ही विचित्र है। फिर उसने अपनी कहानी आधोपांत कही और अंत में कहा, हम सब मुसलमान हैं। हमारे धर्म में कोई भी पुरुष दूसरा विवाह करता है तो उसकी पहली पत्नी के मन में ईर्ष्या जागती है। मैं शहजादे की पहली पत्नी हूँ। मैं खुद आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि अपनी बेटी का मेरे पति से ब्याह कर दें। उसका मेरे साथ जो विवाह हुआ था वह झूठा था। बादशाह को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कमरज़्ज़मा को देखने की इच्छा की। बदौरा ने उसे लाकर उपस्थित किया। बादशाह उसे देखकर खुश हुआ और बोला, बेटे, अभी तक हम इसे अपना दामाद मानते थे। हमें नहीं मालूम था कि ये तुम्हारी पत्नी और चीन देश की राजकुमारी है। अब मैं तुम्हें दामाद बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी पत्नी की भी यही इच्छा है। तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं अपनी बेटी हस्तनफ्स का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। तुम उससे शादी करके इस राज्य का शासन संभालो।
कमरुज़्ज़मा ने कहा, चाहता तो मैं ये था कि अपने देश को जाऊं, किंतु आपकी और बदोरा की जो इच्छा होगी उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। अतः उसका विवाह धूमधाम के साथ ओबेनी की राजकुमारी के साथ हो गया और दोनों स्त्री आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने लगी। कमरुज़्ज़मा बारी बारी से दोनों के पास जाता और विहार करता और किसी पत्नी को दूसरी पत्नी के विरुद्ध शिकायत का मौका नहीं देता था। भगवान की दया से एक ही वर्ष में उन दोनों को एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कमरुज़्ज़मा ने उनके जन्म उत्सव पर लाखों रुपये खर्च किया। बदोरा के पुत्र का नाम रखा गया अमजद और अबोनी की शहजादी के बेटे का नाम असद हुआ। दोनों भाई बड़े हुए तो उन्हें कई योग्य शिक्षकों से प्रत्येक विषय की शिक्षा दिलवाई गई। बचपन में तो वे एक साथ खेले कूदे ही थे, बड़े होने पर भी उनकी परस्पर प्रीति और बढ़ी। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हमें अपनी माताओं के पृथक पृथक महलों में ना रखा जाए, बल्कि एक अलग महल में दोनों को एक साथ रखा जाए। कमरुज़्ज़मा ने ये बात मान ली। जब वे 19 वर्ष के हुए और राज्य प्रबंध संभालने योग्य हुए तो कमरुज़्ज़मा ने तय किया कि जब वे खुद शिकार के लिए जाया करें तो बारी बारी से दोनों शहजादों के सुपुर्द राज्य प्रबंध कर जाया करें। एक खास बात यह थी कि दोनों रानियां अपने सगे बेटों से सौतेले बेटों को अधिक चाहती थी, यानी बदोरा को असद अधिक प्रिय था और ओबेनी की राजकुमारी को अमजद। वे दोनों भी अपनी माताओं से अधिक विमाताओं को मानते थे, किंतु यही बात आगे जाकर स्त्रियों के वैमनस्य का कारण बन गई। दोनों ये चाहने लगी कि अपने पुत्रों का मन उनकी विमाताओं यानी अपनी सोतों की ओर से फेर दे। एक दिन बदोरा का पुत्र अमजद राजसभा से उठकर अपने महल को जा रहा था कि एक गुलाम ने उसे एक पत्र दिया जो उसकी विमाता ने लिखा था। ये पत्र पढ़कर उसे ऐसा क्रोध चढ़ा कि उसने तलवार निकालकर गुलाम के 2 टुकड़े कर दिए। उसने पत्र अपनी माँ बदोरा को दिखाया। वे भी उसे पढ़कर बहुत बिगड़ी और कहने लगी कि ओबेनी की राजकुमारी ने मेरे बारे में जो लिखा है बिल्कुल बकवास है और तुम भी अब मेरे सामने ना आओ। दोस्तों, कहानी का अगला भाग आपको कल मिलेगा। सुनते रहिए कहानी और जानने के लिए बने रहिए कि आखिर क्या लिखा था ओबेनी की राजकुमारी ने बदोरा के खिलाफ। थैंक यू।